ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। भूपेश आनंद, मैं लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 स्पेसिफिकली फॉर CFA लेवल 1 स्टूडेंट्स के लिए। बेटे हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं एंड आई एम मूविंग टूवर्ड्स 4th चैप्टर, दैट इज अंडरस्टैंडिंग बैलेंस शीट एज पर CFA USA लेवल 1 एग्जामिनेशन। द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अंडरस्टैंडिंग इनकम स्टेटमेंट में बेटे मैंने 19 लेक्चर्स लिए, आपके करिकुलम के सारे क्वेश्चंस, क्वेजर के सारे क्वेश्चंस और पूरा कंसेप्ट्स एक्सप्लेन किए। तो आज के इस लेक्चर में मैं बैलेंस शीट की एक इंट्रो, कहते हैं ना ट्रेलर ऑफ अ मूवी, जब आप किसी मूवी को देखने जाते हैं तो इंटरवल के बाद या स्टार्टिंग में आपको किसी दूसरी मूवी का ट्रेलर दिखाते हैं। मैं आज आपको एक बर्ड आई व्यू, एक ट्रेलर सा बताने वाला हूं, दैट व्हाट आई मीन बाय अ बैलेंस शीट and what I mean by what are the components of balance sheet as per CFA level 1 examination, why we prepare a balance sheet। तो दोस्तों आप सभी एक तो अपना रजिस्टर्स ओपन कर लें। मैंने लिखा ग्रेट मॉर्निंग CFA लेवल 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग बैलेंस शीट लर्निंग आउटकम्स। बेटे इस चैप्टर में 8 हैं, 8 लर्निंग आउटकम्स आर देयर। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन बात गहराई से समझने वाली है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए जी, मैं भूपेश आनंद बैलेंस शीट को समझाने से पहले आपको अपनी कुछ कहानी बताना चाहता हूँ, मेरी कहानी मुँह जबानी। So I want to start with a story, you know। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों नहीं मरे बेटे, जीवन आगे चला। एक लाला जी थे, उन्होंने दे हैव स्टार्टेड द बिजनेस। मैं आपको बड़ी प्यारी प्यारी सी आज केस स्टडीज बताने वाला हूं, आप ही की लाइफ से उठाकर आपको समझाऊंगा बैलेंस शीट का मीनिंग क्या है। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आज आप रजिस्टर ओपन करें, अपनी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखें, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ें, और मैं पहली बात आपसे कहना चाहता हूं कि व्हाई वी प्रिपेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाई, व्हाट इज द नीड ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है, व्हाई वी हैव टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, व्हाई वी हैव टू प्रिपेयर अ पोजीशन स्टेटमेंट, व्हाई वी हैव टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा बनाने की जरूरत है क्यों, कभी सोचा आपने? आप मुझे बताइए, जब आप छोटे से बच्चे थे, स्कूल में जाते थे, 9th में, 8th में, 7th में, आपके मंथली टेस्ट होते थे, हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस होते थे, आपका फिजिकल टेस्ट होता था, डिफरेंट म्यूजिक एग्जामिनेशन एंड ऑल दैट टेस्ट आर देयर। पूरे ईयर आप परफॉर्मेंस करते थे। आपके पेरेंट्स फीस पे कर रहे हैं आपके लिए कि मेरा बच्चा, मेरा बेटी, मेरा बेटा मेरा नाम करेगा। अब आप ये बताइए कि फुल ईयर जो आपने स्कूल में परफॉर्म किया, क्या पेरेंट्स एंग्शियस नहीं होंगे कि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने फुल ईयर कैसा परफॉर्मेंस किया स्कूल में, वो किस सब्जेक्ट में आउट परफॉर्म कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में उसको गाइडेंस की जरूरत है, उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी हॉबीज क्या हैं। बेटे वो क्लास टीचर है जो ज़्यादा बता पाएगी उस स्टूडेंट के बारे में, क्योंकि उतना मम्मी के पास नहीं रहा जितना स्कूल में रहा, बेटा रेगुलर गया। सो बिकॉज द पेरेंट्स आर एंग्शियस, तो क्या करती है क्लास टीचर, क्या करती है बेटे, एनुअल रिपोर्ट बनाती है। आपको एनुअल रिपोर्ट कार्ड मिलती थी। दोज आर नथिंग बट दैट इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच टेल्स अबाउट यू, आपके बारे में कि आप अंदर से क्या सोचते हो, बाहर से क्या सोचते हो, आपकी एक्टिविटीज क्या हैं, आपकी हैबिट्स क्या हैं, आप कैसे परफॉर्म करते हो, आप हार्ड वर्किंग हो या नहीं। बेटा पूरा ब्यौरा आपके उस एनुअल रिपोर्ट कार्ड से पता चल जाता है। सिमिलरली आप मुझे बताइए, एक छोटे से लाला जी हैं, ही हैज स्टार्टेड अ बिजनेस, गुड्स खरीदी, गुड्स बेची, शॉप रेंट में ली, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, सैलरी पे की, स्टाफ को दिए, वाटर एक्सपेंसेस किया, कुछ गुड्स इन्वेंट्री में, कुछ उधार में खरीदा। फुल ईयर ही हैज डन सो मेनी थिंग्स। इफ आई से दैट लाला जी इज डूइंग अ बिजनेस, बेटे एक 12 महीने के अकाउंटिंग पीरियड को जैसे कंप्लीट करेंगे, क्या लाला जी इज नॉट एंग्शियस टू नो हाउ मच इज द परफॉर्मेंस और हाउ मच इज अ प्रॉफिट आई हैव अर्न ड्यूरिंग होल ईयर, एंड व्हाट इज माय पोजीशन, मेरी आज पोजीशन है क्या।
मेरे हाउ आई एम मैनेजिंग माई एसेट्स, हाउ मच लाइबिलिटीज आई हैव टू पे, हाउ मच इज माई प्लांट एंड मशीनरी, द वैल्यू ऑफ इज प्लांट एंड मशीनरी। क्या मुझे जो मैं गुड सेल कर रहा हूं, वेदर द कस्टमर्स आर गिविंग मी प्रॉपरली कैश और नॉट, whether accounts receivables are there or not, whether accounts payable or not there or not. It means how I'm managing my own assets, how I'm managing that accounting equation, assets is equal to liabilities plus equity. How much is the equity, how much। लाला जी को ये भी रहेगा कि यार मेरे पास मेरे अपने रेजिडुअल पैसे कितने हैं जो सबको लेने देने के बाद रह गए, कितनी वेल्थ है। तो इन सभी बातों के लिए इफ आई टॉक ऑफ लाला जी, इफ आई टॉक ऑफ अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट, इफ आई टॉक ऑफ मैकडोनल्ड्स, इफ आई टॉक ऑफ कोका कोला, इफ आई टॉक ऑफ नेरोलैक पेंट्स, इफ आई टॉक ऑफ अपोलो टायर्स, एनी एंटिटी, एनी फॉर्म, all are anxious about the performance of an entity and the position of an entity. तो because of that we generally prepare a financial statement. तो मैंने पहली बात यही लिखी है बेटे अपनी कहानी में, why we prepare a financial statement, why we prepare a performance statement। परफॉर्मेंस कैसे निकलती है आप ये बताइए ना, मेरे को बताइए। परफॉर्मेंस या प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय कैलकुलेटिंग, बाय प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। It means Lalaji is doing a business, McDonald's is doing a business, Apple Computer is doing a business, Bhupesh and Classes is running a business. They all know that how much income they have earned, how much they are doing performance, whether they are doing good performance or bad. भाई एक स्कूल के बच्चे के मंथली टेस्ट 1 में और मंथली टेस्ट 2 में कितने मार्क्स की परफॉर्मेंस हुई, कितने ज़्यादा लिए, कितने कम लिए, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैथमेटिक्स में क्या है, all that is being calculated by a profit and loss account, or I will say a profit and loss statement, or I will say a income statement. तो बेटे first point is component of financial statement. I will say there are 4 components, but मैं अभी 2 components की बात करूँ main। तो income statement एंड सेकेंड इज पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है, एक बच्चे ने बड़े अच्छे मार्क्स लिए, मान लिया बहुत अच्छे मार्क्स लिए उसने, बट द पॉइंट इज उसका बिहेवियर कैसा है, उसका फिजिकल एजुकेशन में बाकी सभी सब्जेक्ट्स में कैसा परफॉर्मेंस है, म्यूजिक में क्या परफॉर्म कर रहा है, क्लास में कैसा एटीट्यूड है उसका। बेटा दैट ऑल्सो मैटर्स, बिकॉज आपकी पोजीशन क्या है। खाली प्रॉफिट कमा लेना इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट के साथ साथ आप कैसी पोजीशन रखते हैं, आप अपने एसेट्स की, अपनी लायबिलिटीज की, अपने इक्विटीज को कैसे मैनेज करते हैं। हाउ मच इज द इक्विटी बैलेंस, हाउ मच इज द लायबिलिटी बैलेंस, हाउ यू आर वैल्यूइंग योर एसेट्स। फॉर दैट वी प्रिपेयर अ स्टेटमेंट नेम्ड एज अ बैलेंस शीट। इसको बोलते हैं बेटे बैलेंस शीट, जिसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बड़ा ही प्यारा सा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, एंड द नेम ऑफ दैट कंसेप्ट इज बैलेंस शीट। उसको समझाने के लिए मैंने आपके सामने 2 केस स्टडीज रखी हुई थी। वन इज ऑफ स्कूल गोइंग स्टूडेंट एंड सेकंड इज ऑफ लाला जी। नाउ आई एम कमिंग टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आई एम कमिंग टू द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, आई विल बी कमिंग टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आई विल बी कमिंग टू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आई विल बी कमिंग फॉर दोज कंपनीज हु आर लिस्टेड इन टोक्यो एक्सचेंज। तो आप मेरे साथ मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेरी स्टोरी में 3-4 पड़ाव आएंगे। अभी हम पहले पड़ाव में चल रहे हैं, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आई हैव ऑलरेडी डिस्कस सो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स दैट व्हाट आई मीन बाय एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? कभी सोचा किसी ने, कभी आपने सोचा है भैया एसेट्स क्या होते हैं? व्हाट आर लायबिलिटीज? हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो हम यहां पर देखते हैं व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ कैश एंड व्हाट आर यूजेस ऑफ कैश। ध्यान से बेटे, ध्यान से मेरी बात को समझना। मैं कह रहा हूं सोर्सेस ऑफ कैश का मतलब है पैसे कहां से आएंगे। whether it is an American company, whether it is a Japanese company, whether it is an Indian company, whether it is an Australian company, and where money is going out, पैसे कहाँ जा रहे हैं, you know, and this पैसे should be equal to this पैसे. When I say sources of cash, I mean sources of funds. When I say sources of fund, it means from where I am getting the funds. There are only 2 sources. आपको पता ही है, एक इक्विटी और एक लायबिलिटी। और ये जो फंड्स हैं मैं कहाँ यूज कर रहा हूँ? यूजेस ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड। आई एम बाइंग देयर एसेट्स, मैं उसके बदले में एसेट्स खरीद रहा हूँ। अब एसेट्स हैं क्या? आप मुझे बताइए, अपोलो टायर्स
इज बाइंग अ प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, एक लॉन्ग लिव्ड एसेट, एक मशीनरी परचेज कर रही है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ट्यूबलेस टायर्स. सो आई विल से अपोलो टायर विल बी गेटिंग probable future economic benefits. क्या बोला मैंने? probable future economic benefits from that machinery by producing tubeless tires. इसका मतलब अपोलो टायर मालिक है, अपोलो टायर इज द ओनर ऑफ दैट मशीन, with the help of which Apollo Tyre will be getting probable है बेटे, probability total of probability is 1, बट फिर भी भविष्य अनिश्चित है, अनसर्टेनिटी है. कोविड का किसी को पता था कि कोविड आ जाएगा? सो आई विल से the machinery, due to that machinery there is a probability of getting the economic benefits from that thing. उस वस्तु से, उस एसेट से, उस चीज से आपको भविष्य में कुछ बेनिफिट्स मिलने की संभावना है, तो मैं कहता हूं दैट इज नेम्ड एज एसेट. मैंने आपको एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनिंग अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि एसेट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एसेट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. मैं अभी एसेट्स की बात नहीं कर रहा. एसेट्स कैन बी करंट एसेट्स, एसेट्स कैन बी नॉन करंट एसेट्स. इफ आई टॉक ऑफ अ बैलेंस शीट, तो मैं करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स के बीच में बाइफर्केशन लेकर आऊंगा, क्योंकि करंट एसेट्स का मतलब है जो ज्यादा लिक्विड होते हैं. करंट का मतलब है जो 12 महीने में या विद इन 1 ऑपरेटिंग साइकिल दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट. जो अपना रूप, जो अपना ढंग, जो अपने शेप बदल लेते हैं. आई विल से दैट दोज आर नेम्ड एज करंट एसेट्स. इट मीन्स ऐसी वस्तुएं, इट मीन्स ऐसे थिंग्स जिससे मुझे प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट आने वाले 12 महीने में, आने वाले अकाउंटिंग पीरियड में, आने वाली ऑपरेटिंग साइकिल में ही मिल जाएगा, आर नेम्ड एज करंट एसेट्स. और इसको ऑपोजिट, जैसे आप बचपन में करते थे, विपरीत ऑपोजिट वर्ड्स, डे नाइट, yes, no. If I say if an asset is not a current asset, it means it has to be a non-current asset. It means if I will be getting a probable economic benefit for more than 12 months, I will say that asset is a non-current asset. That is, for example, plant property equipment for Apollo Tyres. I've just given you an example. Similarly, a manufacturing plant for Coca-Cola. Similarly, a bakery oven for McDonald's. I will say they will be getting the future benefits. उनको probable economic future benefit भविष्य में 12 महीने से ज्यादा मिलेगा उन चीजों से, उन वस्तुओं से, उन थिंग्स से. तो मैं कहता हूं उनका नाम है नॉन करंट एसेट्स. बेटे आपको बिल्कुल आराम से बैलेंस शीट के लिए 2 कैटेगरी समझनी है बस, बाकी गया पानी तेल में. If I go for IFRS, if I go for as per US GAAPs, you have to just see that there are 2 types of categories of assets. One is current assets and second is non-current assets. And you should know what is the meaning of an asset. तो मैंने बड़ा प्यार से आपके सामने 3rd point लिखा है assets का, कि भाई assets हैं क्या. मैंने आज एक आपको गाना दिखाने वाला हूँ बेटे, बड़ा ही प्यारा अमिताभ बच्चन का गाना. मैं आज आपको कोका कोला की, मैकडोनल्ड की बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखाऊंगा, दैट हाउ दे हैव प्रिपेयर्ड अ बैलेंस शीट. आई विल बी जॉइनिंग ऑल द थिंग्स विद रियल केस स्टडीज. बेटे मैं कुछ भी थ्योरी में नहीं पढ़ाने वाला. मैं आज आपको अपने जूस नोट्स दिखाऊंगा. बेटे जूस नोट्स, मैं जब खुद अपने जूस नोट्स को देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये मैंने प्रिपेयर किए हैं. बेटे इतने बढ़िया जूस नोट्स तो मुझे लगता है कोई बना ही नहीं सकता. बेटे ओवरव्यू ऑफ बैलेंस शीट भी अभी हम देखेंगे. वी विल प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट फॉर दैट. हम उन सब का एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट देखेंगे. ये सारा बेटा जूस नोट्स हैं. अगर मैं आपको अभी अपनी बैलेंस शीट की बात करूं तो आई विल बी शोइंग यू. ये देखिए जी, मैं आपके सामने मैकडोनल्ड्स की एंड कोका कोला दोनों की बैलेंस शीट दिखाऊंगा बेटे. And with the help of that balance sheet, I will explain that what I mean or how we prepare a balance sheet.
चलिए जी, बिल्कुल ठीक है, पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर हम आएंगे इन सभी बातों में। मैं भूपेश आनंद, आपका, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं सीएफए, मैं सीएमए, मैं यूएसए, मैं लंदन। बेटे मैं कुछ भी नहीं, मैं बस आपका ही हूं, आप ही का रहने दो मुझे। और आप थर्ड पॉइंट लिखो एसेट्स। एसेट्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मीनिंग, विच आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट व्हाट आर द एसेट एंड व्हाट आर द टाइप्स। फॉर टाइप्स यू नो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एसेट्स। अभी के लिए हम बैलेंस शीट के लिए इसको समझते हैं, एक तो कैटेगरी है करंट एसेट्स और एक कैटेगरी है नॉन करंट एसेट्स। ठीक है जी। और मीनिंग आपको एसेट्स पता ही चल गया दैट दोस, फॉर दैट मैंने 3 कंडीशंस लिखी हैं। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लिखेंगे तो बेटा। अब है क्या कि आप एक्चुअली में ना लेट के पढ़ रहे हो, रजिस्टर ओपन ही नहीं किया आपने। मैंने 10वीं बार कहा कि यू हैव टू प्रिपेयर अ सेपरेट रजिस्टर फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो लिखिए जी फर्स्ट पॉइंट, देयर आर 3 कंडीशंस व्हिच विल टेल मी दैट दिस इज एन एसेट और नॉट ड्यू टू पास्ट ट्रांजैक्शन। कंडीशन नंबर 1, ड्यू टू पास्ट ट्रांजैक्शन। आपने कोई भूतकाल में पास्ट टेंस में कुछ ट्रांजैक्शन, कुछ हादसा, कुछ इवेंट हुआ था। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टोल्ड दैट यू हैव परचेज अ मशीनरी, फॉर दैट यू हैव पेड द कैश टू अ जर्मन कंपनी एज अ अपोलो टायर, यू वांट टू बाय दैट मशीनरी। तो ये ट्रांजैक्शन हुई थी। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? बाय एनीथिंग विच विद द हेल्प ऑफ विच देयर इज अ चेंज इन द एसेट, लायबिलिटीज और इक्विटी बैलेंस। सेकेंड इज ओन्ड बाय एन एंटिटी। अब देखिए आप बाकी सभी एसेट्स, यू कैन नॉट से कि वो मेरा एसेट है, ये भी मेरा एसेट है, लाला जी ये थोड़ी कह सकते हैं सब सारे एसेट्स। ओनली दोज एसेट्स विच आर ओन्ड बाय लाला जी एंड विच आर बीइंग यूज्ड इन एन एंटिटी आर नेम्ड एज एसेट्स। और उन एसेट से, उन वस्तुओं से, उन थिंग से देयर इज ए प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आपको प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता है। So I will say if these 3 conditions are being fulfilled, अगर ये तीनों बातें पूरी हो जाएं तो इसको हम बोलते हैं एसेट्स। अब हम आगे लायबिलिटीज के ऊपर। बेटे लायबिलिटीज का मतलब होता है देनदारी, लायबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज, लायबिलिटी का मतलब होता है जो आपको भविष्य में पैसे देने हैं। इट मीन्स यू हैव टू पे, यू हैव बोरोड द फंड्स और यू हैव परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट और यू हैव अवेल्ड द सर्विसेज बट यू हैव नॉट पेड फॉर दैट। आपने बैंक लोन लिया, वर्किंग कैपिटल लोन लिया जैसे विजय माल्या ने लिया, और आपने वो लोन रीपे करना है फ्यूचर में। आपकी लायबिलिटी, आपकी ऑब्लिगेशन है, ओड है, आप देनदारी है, कर्जदार। और you have purchased some goods on credit and you have to pay for that, that is accounts payable। और you have availed the services, आपने अपने एम्प्लॉइज की सैलरी अभी पे नहीं किया, आपने सर्विसेज अवेल कर ली। तो मैं ये कहता हूं लायबिलिटीज का मतलब है जो आपके सिर पे कर्ज है, द एंटिटी हैज टू पे समथिंग, यू नो। सो आई विल बी अगेन डिवाइडिंग दीज लायबिलिटीज इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज करंट एंड सेकंड इज नॉन करंट लायबिलिटीज। बेटे लायबिलिटीज 2 तरह की होती हैं, एक तो होती हैं करंट लायबिलिटीज और दूसरी होती हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। ऐसी लायबिलिटीज जो आपको फ्यूचर में, भविष्य में पे करनी है। देयर इज अ प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, क्योंकि जब आप देंगे तो आपका देयर इज आउटफ्लो ऑफ बेनिफिट्स। प्रोबेबल बेनिफिट आपको देनी है, आपने ली थी और 12 महीने के अंदर अंदर ही देनी है। यू हैव टू पे विद इन दोस 12 months or within that operating cycle. I will say that is named as a current liability. And if you have borrowed a loan for 2 years, 3 years, 5 years, or you have raised the fund through bonds, तो बेटे आपको 12 महीने के बाद जो पेमेंट करनी है, मोर देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल पेमेंट करनी है, आई विल से दैट इज नेम्ड एज नॉन करंट लायबिलिटी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आप लिखिए 4th पॉइंट लिखिए बेटे, 4th पॉइंट की हेडिंग लिखिए लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज में 2 बातें लिखिए, मीनिंग एंड टाइप्स, और इसकी कंडीशंस लिख लीजिए। ये भी आपने भूतकाल में कुछ किया था, यू नो। आज आप यू आर डूइंग अ कोर्स, यू नो, ये आपने पास्ट टेंस में सोचा था दैट यू विल बी ज्वाइनिंग दिस टाइप ऑफ कोर्स। ड्यू टू दैट ट्रांजैक्शन, ड्यू टू दैट इवेंट, ड्यू टू दैट हादसा, यू नो, इट मीन्स देयर हैज टू बी अ पास्ट ट्रांजैक्शन।
आपने बॉन्ड्स बोरो किए, बॉन्ड्स का मनी रेज किया, आपने वर्किंग कैपिटल लोन बोरो किया, आपने गुड्स क्रेडिट में बाय की, इट मींस देयर इज अ पास्ट ट्रांजैक्शन। सेकेंड पॉइंट इज प्रेजेंटली ओड बाय द एंटिटी, आज भी आपकी देनदारी है, कर्जदारी है, आपका के सिर पे ऊपर कर्ज है। एंड probable future sacrifice, probable future sacrifice of economic benefits, इससे क्योंकि आपके सिर पे कर्ज है, इसको उतारने के लिए आपके पास देयर इज अ probable future sacrifice of economic benefits by an entity, क्योंकि जब आप उसको ओक को, जब आप उस लाइबिलिटी को उतारेंगे, पेमेंट करेंगे, तो उससे आपको कुछ सैक्रिफाइस होगा। मैं आ गया जी, एक बच्चे को जैसे ही मैंने बोला होगा, वो घबरा गया क्योंकि उसको नींद आ रही थी, वो सो रहा था, थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, उसको लगता है नॉर्मल यूट्यूब वीडियो है, बस ऐसे ही चल रहा है, बेवकूफ है यार, क्या करें। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बैलेंस शीट की इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूं, और मैं अब अपने फ्लो चार्ट्स, अपने जूस नोट्स में आ रहा हूं, एंड विद हेल्प ऑफ जूस नोट आई विल बी टेलिंग यू दैट आई हैव प्रिपेयर्ड अ फ्लो चार्ट फॉर बैलेंस शीट, जस्ट फॉर अ बैलेंस शीट, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बैलेंस शीट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस शीट, हाउ यू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, व्हाट आर द फॉर्मेट्स ऑफ अ बैलेंस शीट। आज मैं A to Z सब कुछ बैलेंस शीट के बारे में एक आइडिया दे दूंगा, फिर आने वाले लेक्चर्स में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सभी एसेट्स को लेकर। तो आप बेटे अगर नहीं रजिस्टर अभी तक ओपन किया तो रजिस्टर ओपन कर लीजिए। पॉइंट नंबर 5, फ्लो चार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस शीट। मैं आ गया जी, फ्लो चार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस शीट। आपके लिए मैंने बड़ा प्यारा सा एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया, आप सभी लिखिए, ऊपर लिखिए ओवरव्यू ऑफ बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट का ये पूरा एक फुल पेज में आएगा, कि पूरे एक पेज में आने वाला बेटा, तो इसलिए आप आराम से एक पूरे फुल पेज का स्पेस रखिए और ऊपर हेडिंग लिखिए ओवरव्यू ऑफ बैलेंस शीट। में पहला ब्लॉक मैंने आपको आई थिंक ये बता दिया दैट बैलेंस शीट इज आल्सो नेम्ड एज अ पोजीशन स्टेटमेंट। हम बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, ये बात हम सबको समझ आ चुकी है, ठीक है जी। तो components of balance sheet में मैंने लिखा there are 3 components, with the help of accounting equation we can prepare a balance sheet, and that accounting equation composite of assets, liabilities and equity। तो आप फर्स्ट बॉक्स में बिल्कुल ऐसे ही बनाना जैसे मैंने बनाया, बड़ी मेहनत की है बेटे इन जूस नोट्स को बनाने के लिए। आप कोई भी स्टडी मटेरियल, कोई करिकुलम, कोई मटेरियल देख लीजिए, रिव्यू देख लीजिए बेटे, ये सब मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। तो फर्स्ट बॉक्स में आप लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट, उसमें आप लिख रहे हैं बैलेंस शीट के साथ ऊपर हेडिंग लिख सकते हैं पोजीशन स्टेटमेंट भी, और कंपोनेंट्स में उस बॉक्स में लिखेंगे क्या, फर्स्ट पार्ट लिखेंगे एसेट्स, फिर लिखेंगे लायबिलिटीज, और थर्ड पार्ट है इक्विटीज। नेक्स्ट बॉक्स जो बनाएंगे, मैं भी आपको कोका कोला, मैकडोनल्ड्स, अपोलो टायर्स की बैलेंस शीट दिखाऊंगा, एंड आई विल टेल यू दैट देयर आर 2 फॉर्मेट्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी कैन प्रिपेयर बैलेंस शीट, एंड व्हाट आर द फॉर्मेट्स व्हिच आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय आईएफआरएस एंड यूएस गैप्स, वो हम देखेंगे। पहले आप वर्टिकल लिख लीजिए, हॉरिजॉन्टल लिख दीजिए। आज तक बचपन से जो आप बनाते आए क्लास 11th में, टी फॉर्म बेटे, ये हॉरिजॉन्टल जो है टी फॉर्म है, और स्टेटमेंट फॉर्म जो स्टेटमेंट होगी अभी हम देखेंगे, उसको हम बनाएंगे वर्टिकल में। आईएफआरएस और यूएस गैप्स बेटे इसी फॉर्मेट को रिकॉग्नाइज करती हैं। अभी देखेंगे क्या है, कैसे बनाते हैं, बड़ा इजी है यार, मुश्किल नहीं है। आप पहले बैलेंस शीट को समझ लें। मैं आ गया जी, आई विल बी आंसरिंग 4 क्वेश्चंस। अगर आप मेरे 4 क्वेश्चंस का आंसर कर दें, इफ यू कैन आंसर माय 4 क्वेश्चंस, then I will say that you have a clear idea in regard to balance sheet. My first question is what are explain the components of current assets and current liabilities. I have just told you that I will be dividing assets into 2 parts. No doubt there are different types of categories on the basis of which I can classify my assets: tangible assets, intangible assets, liquid assets, illiquid assets, current assets, non-current assets, डेप्रिशिएबल एसेट्स, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स। मैं अभी कोई और कैटेगरी नहीं बता रहा, मैं चाहता हूं आप बस बैलेंस शीट के लिए ऐसा समझ लें दैट एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैन बी कैटेगराइज ओनली इनटू 2 पार्ट्स, वन इज करंट एंड सेकंड इज नॉन करंट। तो मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। सेकंड क्वेश्चन विल बी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। उन कंपोनेंट्स को समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया हो तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी
रेजिडुअल इंटरेस्ट, अपने पैसे, घर के पैसे, घर वाली. And the last is, what is the meaning of, or what I mean by common size balance sheet? कॉमन साइज बैलेंस शीट्स क्या होती हैं? हम कोका कोला और पेप्सी की बैलेंस शीट को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? कैन वी कंपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ कोका कोला विद मैकडोनल्ड्स और विद एप्पल कंप्यूटर्स और विद नेरोलैक पेंट्स और विद अपोलो टायर्स? उसके लिए आपको उनके बीच में एक समानता लानी पड़ेगी और उस समानता का नाम है कॉमन साइज बैलेंस शीट. हम देखेंगे. मैं कहता हूँ जी पहले बताओ, ये चार आपने पहला बॉक्स सबने बना लिया. फर्स्ट बॉक्स में था कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट, दूसरे में था फॉर्मेट, थर्ड बॉक्स में थोड़ा सा बड़ा बॉक्स था, उसमें था व्हाट आर द 4 क्वेश्चंस ऑफ दोस बैलेंस शीट्स. तो मैंने इसके आंसर करने के लिए, और वहीं से मान लेते हैं ये बॉक्स है आपका क्वेश्चंस वाला, अभी आपने बनाया, जिसमें 4 क्वेश्चंस थे. क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4. इसके नीचे आप ऐसे ब्रांचेस बना लीजिए. इसको क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हम 4 आंसर्स लेंगे. Because I want to answer those questions, for that I have to take 4 answers. मैं उन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए 4 आंसर्स आपके सामने लेने वाला हूं. और पहला आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, उसका मैंने बॉक्स बना दिया. इट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, देखिए आप कर क्या रहे हैं, थोड़ा सा मैं और समझा दूं सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया. बेटे आप एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं, बड़े सारे बच्चे बना रहे हैं क्योंकि वो बड़े समझदार बच्चे हैं. जो ज़्यादा चालाक होते हैं ना, वो कहते हैं जी बाद में बना लेंगे, कर लेंगे, बेकार है. कोई बात ही नहीं बेटे, दोबारा एग्जामिनेशन फीस पे करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे आपने एक बॉक्स यहाँ पे बनाया, इसमें आपने बनाया कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट, बिल्कुल ठीक है जी. फिर आप नीचे आए और आपने एक बॉक्स यहाँ पे बनाया, इसमें बनाया आपने फॉर्मेट्स ऑफ बैलेंस शीट, बिल्कुल ठीक है जी. इसके बाद आपने यहाँ पर 4 क्वेश्चंस आंसर लिखे. व्हाट आर द 4 क्वेश्चंस विच आर देयर? फॉर एग्जांपल, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज. और फिर आपने इन 4 क्वेश्चंस के नीचे 4 आंसर्स के लिए आपने इस तरह से फ्लो चार्ट बनाना. ये आंसर नंबर 1 है, ये आंसर नंबर 2 है, ये आंसर नंबर 3 है और ये आंसर नंबर 4 है. आई थिंक आपको शायद वहाँ दिख नहीं रहा था, तो मुझे लगा पहले मैं एक बार आपको फ्रेमवर्क बता दूं दैट व्हाट इज द फ्रेमवर्क ऑफ दिस फ्लो चार्ट. उसके बाद हम आगे चलेंगे. तो बेटे इन दिस फ्रेमवर्क दीज आर द 4 क्वेश्चंस एंड दीज आर द 4 आंसर्स विच आई विल बी वॉचिंग, जो मैं आप सबके सामने लेकर आ रहा हूँ. और मैं चाहता हूँ कि आप सभी ये बनाएं. ये बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आंसर नंबर 1 मैं आ गया जी. आंसर नंबर 1 में, आंसर नंबर 1 में अगर आप देखें तो मैंने यहाँ तक करंट एसेट्स लिखे. फर्स्टली आई हैव रिटन करंट एसेट्स और उसके बाद मैंने करंट लायबिलिटीज लिखी है. आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक एक एसेट को हम एक्सप्लेन करेंगे दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, व्हाई वी शो इट इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. आप बस लिख लें. आंसर नंबर 1 में आप पहले लिख रहे हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सेकंड लिख रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल्स, थर्ड लिख रहे हैं इन्वेंटरीज, फोर्थ लिख रहे हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज. 4 एसेट्स तो लिख ही नहीं. करंट लायबिलिटीज उसके नीचे है, जबकि आप एक साथ ही कर रहे हैं. अकाउंट्स पेबल, अनएक्सपायर्ड रेवेन्यू, अनअर्न्ड रेवेन्यू, टैक्स पेबल, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट. अभी नहीं समझ आएगा, कोई बात नहीं, अभी मैं समझा भी नहीं रहा. आपको मैं चाहता हूं कि एक बार लिखने की हैबिट आ जाए और लिखते लिखते काफी सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी. अक्रूड एक्सपेंसेस, व्हाट आई मीन बाय अक्रूड देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 था व्हाट डू यू मीन बाय करंट एसेट्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. उसके लिए मैंने आपके सामने बॉक्स नंबर 1 रखा. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आई मीन बाय व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट लायबिलिटीज. तो बेटे ये देखो, ये मैंने नॉन करंट एसेट्स के 3 एसेट्स लिखे और नॉन करंट लायबिलिटीज लिखी. नॉन करंट एसेट्स में पहला लिखा मैंने प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, फिर मैंने लिखा इंटेंजिबल एसेट, फिर मैंने लिखा मार्केटेबल सिक्योरिटी. मार्केटेबल सिक्योरिटी इज आल्सो कमिंग इन करंट एंड आल्सो कमिंग इन नॉन करंट. वी विल सी व्हेन इट विल बी कमिंग इन करंट एंड कब आएगी नॉन करंट में. आप नो टेंशन. टेंशन बेटे भूपेश आनंद की, आपकी नहीं है. आप बस लिखते जाओ, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो. मुझे खून दो, मैं आज़ादी दूंगा. Then write down non-current liabilities, long-term financial liabilities and deferred tax liabilities. We will see that what I mean by deferred tax liability. We will see. हम देखेंगे. वैसे तो यहाँ पर डेफर्ड टैक्स एसेट भी लिख लीजिए, एसेट्स में डेफर्ड टैक्स एसेट भी लिख दीजिए. हम देखेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है. नो टेंशन फॉर दैट. तो बेटे क्वेश्चन नंबर 2
आप आंसर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। आपने नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आएंगे, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट आएगी, उसके बाद आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज लिख दी, उसके बाद आपने डेफर्ड टैक्स एसेट लिख दिया, फिर आपने नॉन करंट लायबिलिटीज में आ गए और आपने उस नॉन करंट लायबिलिटीज के कंपोनेंट्स लिख दिए। आई थिंक यहां तक हम सबको समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी। बेटे इक्विटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विटी के मींस लाला जी के अपने पैसे। व्हाट आर द स्टॉक इक्विटी, कॉमन स्टॉक होल्डर्स। तो मैं इक्विटी में आंसर नंबर 3 लिख रहा हूं, थर्ड बॉक्स बना रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस बॉक्स को बनाएं और ये बॉक्स अकाउंटिंग इक्वेशन से ही बन जाएगा। ओनर्स इक्विटी, टाइप्स ऑफ इक्विटी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, रिटेन्ड अर्निंग एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। एक एक आइटम एक्सप्लेन करूंगा बेटे, आप बिल्कुल एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर लें सो दैट आपको मालूम हो रहा है कि मेरे से क्या क्या पूछना है या हमने क्या क्या डिस्कस करना है। दीज आर ओनली लर्निंग आउटकम्स जो आपके हम रिव्यू से करेंगे, स्टडी मटेरियल से करेंगे, यही लर्निंग आउटकम्स हैं जो मुझे करने हैं। ठीक है सर। तो ओनर्स इक्विटी, टाइप्स ऑफ कैपिटल, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, रिटेन्ड अर्निंग, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और लास्ट क्वेश्चन था व्हाट आर द यूजेस ऑफ, मीनिंग ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो बेटे मैंने उसके लिए आंसर नंबर 4 बनाया है। आप देखो बड़ी मेहनत की है बेटे, मैं क्या बताऊं। ये आंसर नंबर 4 है। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस लिख दीजिए, टाइम सीरीज एनालिसिस लिख दीजिए और बैलेंस शीट रेशियोज लिख दीजिए। मन छोटा नहीं करना है, मुंह छोटा नहीं करना है। भूपेश आनंद आपके साथ है, हम सब आगे चलेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। मैंने अभी तक क्या क्या बता दिया, मैंने बेटा और कुछ नहीं बताया आपको, छोटी छोटी बातों से आपको खाली रूबरू कराया। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड what is the flow chart for preparing a balance sheet so that I can get an idea that these are the learning outcomes, these are the points which I have to discuss। मैं आ गया जी, अब अपने जूस नोट्स तो बता ही चुका हूँ। मैं कोका कोला और मैकडॉनल्ड्स की बैलेंस शीट को लेकर चल रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप एक बार कोका कोला और मैकडॉनल्ड्स की बैलेंस शीट को देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, फिर मैं ज़्यादा बढ़िया फॉर्मेट्स आपको बता सकता हूं। आइए जी आइए, ये देखिए ये बैलेंस शीट किसकी है बेटे, किसकी बैलेंस शीट है, ये किसकी बैलेंस शीट है, कोका कोला। कोका कोला एन अमेरिकन कंपनी लिस्टेड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। मैं आ गया जी, आजकल वैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्राइजेस गिर रहे हैं, देखिए गिर भी रहा है यहाँ पर, इसका प्राइस भी गिर गया कोका कोला का। ठीक है, हम देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, हाउ दे हैव, व्हाट आर द वेज इन विच दे हैव प्रिपेयर्ड। द फर्स्ट पॉइंट इज दिस इज अ वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। और वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट बनाए या हॉरिजॉन्टल बनाए, आप इसमें दो तरह की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक तो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक तो आप प्रिपेयर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, और एक कर सकते हैं लिक्विडिटी ऑफ बेसिस ऑफ एसेट्स। मैं दोनों बताऊंगा। 99.99 केसेस में एक्सेप्ट बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो वी जनरली प्रिपेयर अ वर्टिकल बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इट मींस हम करंट एसेट्स को लेते हैं और इकट्ठा झुंड बनाकर करंट एसेट लिखते हैं, फिर हम नॉन करंट एसेट लेते हैं उस कंपनी के, उसका झुंड बनाते हैं और उसको लिखते हैं। सिमिलरली हम करंट लायबिलिटीज लिखते हैं, झुंड बनाते हैं, इकट्ठी करते हैं, लिखते हैं, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज का झुंड बनाते हैं, इकट्ठी करते हैं, लिखते हैं। इट मींस वी प्रिपेयर, व्हेन आई प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं जब उनको कहता हूँ कि ये करंट है, ये नॉन करंट है, ये करंट एसेट है, ये करंट लायबिलिटीज है, ये करंट नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट लायबिलिटी है, तो उस बैलेंस शीट, उस फॉर्मेट को हम कहते हैं क्लासिफाइड बैलेंस शीट विच इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय IFRS एंड US गैप्स। एक बच्चे को नींद आ रही है, दूसरा बच्चा लेट के पढ़ रहा है, मेरा थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। यार आप एक चीज बताओ मेरे को, अमिताभ बच्चन साहब क्या कह रहे हैं? कभी सुना है आपने अमिताभ बच्चन साहब क्या बोल रहे हैं? जरा देखना क्या कह रहे हैं कि समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश। बेटे अभी बहुत आगे जाना है, हिम्मत नहीं छोड़नी। आपके ये छोटे छोटे जो स्टेप्स है ना अभी के, नोट्स बनाने के, ध्यान से लेक्चर सुनने के, फॉर्मेट बनने के, समझने के, इन्हीं स्टेप्स से बड़ी चीजें होने वाली हैं। एक दिन में थोड़ी कोई माउंट एवरेस्ट चला जाता है, एक दिन में थोड़ी हम पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। बड़े छोटी छोटी कड़ियों से, छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे ढंग से वी कैन प्रिपेयर अ चेन और हम आगे जा सकते हैं। सुनना जरा एक बार, सुनो। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको करना है आपने यार, करके दिखाना है। और उसके लिए अभी थोड़ी सी हिम्मत रखेंगे ना, अभी थोड़ी सी हिम्मत रखेंगे तो काम हो जाएगा। आइए मैं सीधा आपको बैलेंस शीट में लेके चला गया हूं। आप देखिए जी उन्होंने कैसे बनाया। पहले लिखा कैश ओनली, ठीक है, देखो
कैश ओनली, फिर शॉर्ट टर्म, या इसके ऊपर अगर आप देखो तो दे हैव रिटर्न कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है जी, कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इसके बाद आइए तो उन्होंने लिखा है टोटल अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, फिर इन्वेंट्रीज में आ गए, फिर इन्वेंट्रीज लिखी है, फिर पहले अकाउंट रिसीवेबल्स है, फिर अदर करंट एसेट्स लिखे हैं। इट मीन्स कोका कोला इज प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट, अ वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट on the basis of classification of an asset, that whether the asset is current asset or current in nature or a non current in nature। इसके बाद देखिए इन्होंने नॉन करंट लिखे होंगे, ये जैसे आ रहा है बेटे, ये देखो टोटल करंट एसेट्स आ गए, अब इन्होंने लिखा प्लांट प्रॉपर्टी, फिर उन्होंने लिखा बिल्डिंग, फिर लैंड, फिर मशीनरी, उसके बाद टोटल इन्वेस्टमेंट्स, उसके बाद लिखा लॉन्ग टर्म इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, अदर एसेट्स, deferred, total assets। It means they have prepared a balance sheet on the basis of classification of current and non-current। तो अगर liabilities को देखें तो आई थिंक लाइबिलिटी भी इन्होंने ऐसी बनाई होगी। मैं एक बार आ जाता हूँ बेटे मैकडोनल्ड्स में और उसमें देख लेते हैं कि मैकडोनल्ड्स वालों ने कैसे प्रिपेयर किया है। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। देखो जी, मैकडोनल्ड्स की बैलेंस शीट इस समय आपके सामने है, ऊपर लिखा हुआ है टोटल करंट एसेट्स। इट मीन्स दे हैव प्रिपेयर्ड एज पर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एसेट्स, तो टोटल करंट एसेट्स, ठीक है सर, टोटल में कैश दिस 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 दिस, टोटल एसेट्स, फिर प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, लॉन्ग टर्म दिस दिस दिस, लॉन्ग टर्म एसेट्स, अदर एसेट्स, टोटल करंट लायबिलिटीज। गेटिंग अ पॉइंट? तो हम क्या करेंगे आज थोड़ा सा और फ्लो चार्ट जूस नोट से देखेंगे और उसके बाद देखते हैं कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट आने वाले लेक्चर्स में। तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार जूस नोट्स को देखें बेटे, जूस नोट्स मैं निकालना चाह रहा हूं, आप आइए और जूस नोट्स को देखिए। ये देखिए जी, जूस नोट्स की बात अगर हम करें तो बैलेंस शीट के बड़े सारे नाम हैं, जैसे आपके नाम है चिंटू, बबलू, रानू, बंटी, बबली है, छोटू। सिमिलरली आई कैन दे नेम बैलेंस शीट बाय डिफरेंट नेम्स। क्या क्या कह सकते हैं? बैलेंस शीट इज इक्वल टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं एज पर IFRS। आई कैन ऑल्सो नेम इट एज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बताती है, पोजीशन बताती है कि मैंने कितने एसेट्स मैनेज किए हैं, कैसे एसेट्स मैनेज कर रहा हूँ, उसकी लायबिलिटीज कितनी है, उसकी कैपिटल कितनी है, हाउ आई एम मैनेजिंग दैट, वो एसेट्स मैंने उधार में लिए हुए हैं या मेरे अपने हैं, इक्विटी का बैलेंस कितना है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, आई कैन नेम इट एज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑल्सो, क्योंकि वो मेरे अफेयर्स की बात करती है। एंड आई कैन ऑल्सो नेम इट एज स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड। अकाउंटिंग इक्वेशन में जब मैंने समझाया था तो आपको बताया था स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड एंड यूजेस ऑफ फंड। बैलेंस शीट कंसिस्ट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। तीन ही बातें आती हैं जी, और हमें मालूम है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। ठीक है जी, आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट में। ये बात मैंने ऑलरेडी अपने जूस नोट्स में लिखी और अभी एक्सप्लेन भी किया आपको डिफरेंट केस स्टडीज है, स्कूल गोइंग, नेरोलैक, एप्पल, मैकडोनल्ड्स, कोका कोला, अपोलो टायर्स। फिर आप थोड़ा सा देख रहे हैं, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। एसेट्स का मतलब क्या है मैंने बता दिया, इट इज अ प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी फॉर इन रिजल्ट ऑफ लास्ट पास्ट ट्रांजेक्शंस। और अगर आप देखें तो एप्लीकेशन ऑफ फंड, कैश, दिस अगर आप एप्लीकेशन के पॉइंट से देखें, दिस इज सोर्सेज ऑफ फंड, कि आप पैसे कहाँ से लेकर आएंगे, इक्विटी से लाएंगे, कॉमन स्टॉक से आएंगे, प्रेफर्ड स्टॉक से आएंगे, यू हैव टेकन अलॉन्ग नॉन करंट लायबिलिटीज, बॉन्ड्स रेज किए हैं आपने, वर्किंग कैपिटल लोन लिया है, अकाउंट्स पेबल है, सब लिखा है बेटा, अक्रूड एक्सपेंसेस हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस जूस नोट्स को एक बार बड़े प्यार से देखें बेटे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड रिकॉग्नाइज फ्यूचर, ठीक है, ये बात आपको मैं बता चुका हूँ। तो मैं आ गया आपके सामने, मैं भूपेश आनंद, मैं इस समय आ रहा हूँ नीचे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ और आपको बताना चाहता हूँ दैट व्हाट आर द फॉर्मेट्स ऑफ अ बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स क्या हैं, हाउ आई कैन प्रेजेंट अ बैलेंस शीट। सो देयर आर टू बैलेंस शीट फॉर्मेट, एक तो क्लासिफाइड है और एक लिक्विडिटी है। मैंने कहा जी IFRS एंड US गैप्स,
recognize this type of balance sheet as we have just seen in the Coca-Cola and McDonald's. उन्होंने क्या किया, एसेट्स को करंट एसेट्स की क्लासिफिकेशन दी, नॉन करंट की क्लासिफिकेशन दी और उसके बेसिस पे बैलेंस शीट में लिखा ऑल करंट एसेट्स विल बी ग्रुप्ड टुगेदर, all non-current assets will be grouped together, all current liabilities will be grouped together, all non-current liabilities will be grouped together. इसको बोलते हैं classified way of balance sheet. It is recognized by both IFRS and US GAAPs. और अगर आप लिक्विडिटी बेस को देखें तो मैं यहां पर क्या करूंगा, when assets and liabilities will be presented in the order of liquidity, most liquid then less liquid, मतलब पहले हम most liquid लिखेंगे फिर less liquid लिखेंगे, whether it is current non current उससे कोई relevant नहीं है, उसको बोलते हैं liquidity classification. और इस it is only recognized by IFRS. जनरली हम इसको बैंकिंग इंडस्ट्री में फॉलो करते हैं. मैं आगे चल पड़ा, मैं भूपेश आनंद अभी आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा और आगे चल पड़ा और मैं चाहता हूं कि आप सभी के सभी ध्यान से एक बात को और समझ लें. लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर का है, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बैलेंस शीट. भाई मेरिट्स क्या है, आप एक कंपनी की, जैसे मैंने कहा था लाला जी इज एंशियस टू नो हिज स्टेटमेंट, यू नो, तो लाला जी कैन ईजिली फाइंड आउट कि वो कहाँ पे आज स्टैंड कर रहे हैं, उनके जो एसेट्स हैं, जो उनके पास बेनिफिट्स हैं, क्या वो उधार से लिए हुए हैं या उनके अपने, हाउ मच इज इक्विटी बैलेंस, हाउ मच इज देनदारी, हाउ मच इज लेनदारी, हाउ मच इज माई फंड. तो मैं अपनी लिक्विडिटी को आराम से ढूंढ सकता हूं. मैं अपनी सॉल्वेंसी पोजीशन को भी देख सकता हूं कि मेरे बैलेंस शीट में ज़्यादा उधार के पैसे हैं या देनदारी है या लेनदारी है. I can see the behavior of a student with help of annual report card कि भाई वो बच्चा क्या सोचता है, उसका बिहेवियर क्या है. मार्क्स तो ठीक है जो आए. तो बैलेंस शीट से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लिक्विडिटी, मैं लिख रहा हूँ सॉल्वेंसी, और मैं लिख रहा हूँ whether that company is able to pay dividend or not. तो there are so benefits, there are the merits. सॉल्वेंसी हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में कि हम सॉल्वेंसी अगर निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं. आपको मैं कुछ रेशोज बताऊंगा, करंट एसेट विद रिस्पेक्ट टू करंट लायबिलिटीज, फिक्स एसेट विद रिस्पेक्ट टू दैट. वी विल सी दोस रेशोज, और उनके रेशोज के बेसिस पे हम काफी कुछ कैलकुलेशन करेंगे. मेरिट्स डीमेरिट्स में अगर हम देखें तो बेटे बैलेंस शीट जो है ना हिस्टोरिकल कॉस्ट में बनाई जाती है. अब हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है मैंने नहीं बताया, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में दैट हाउ व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी कैन वैल्यू दोस एसेट्स. अमोर्टाइज कॉस्ट क्या होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, फेयर वैल्यू क्या होती है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू क्या होती है. बिकॉज बैलेंस शीट इज ऑल वी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यूज, अमोर्टाइज वैल्यूज, डेप्रिशिएटेड वैल्यूज, फेयर वैल्यूज, जिसका लिक्विडेटेड वैल्यू से, इंट्रिंसिक वैल्यू से लेना देना नहीं है, मार्केट वैल्यू से लेना देना नहीं है. एंड जनरली इट मींस इट इज नॉट गिविंग अस अ ट्रू एंड फेयर व्यू. तो बेटे डीमेरिट आप लिख लें, लिखें बेटा, सब लिखेंगे. वैसे जूस नोट्स अगर नहीं है तो लिख लें, मैं तो कहता हूँ हैं तब भी लिखें. बैलेंस शीट वैल्यूज आर नॉट मार्केट वैल्यूज और नॉट इंट्रिंसिक वैल्यूज. कि अगर आज हम उस एसेट को बेचने जाएं तो क्या सच में उतने पैसे मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे. It means the value which we are showing in the balance sheet is not depicting the true position of the market. Balance sheet prepared on the basis of historical cost, amortized cost, fair cost. In the coming lectures, we will see that what is the meaning of a fair value, what is the meaning of a depreciated value. आप asset लेते हैं, उसमें से depreciation less करते हैं और balance amount जो show करते हैं उसको बोलते हैं depreciated value. We prepare a balance sheet on the basis of depreciated value. It does not show up market value, so it does not give me a true and fair view. ठीक है जी. तो आपको मैंने आज डीमेरिट्स बताए, मेरिट्स बताए, बैलेंस शीट बताई, फॉरवर्ड बताया, आपको बस तैयार कर दिया, इग्नाइट कर दिया. जैसे हम गाड़ी को ऑन करते हैं तो पहले ड्रर की आवाज़ आती है ना, फिर गाड़ी फिर चलती है. तो नेक्स्ट लेक्चर से हम गाड़ी को और आगे लेके चलेंगे. आज मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया है, इग्नाइट किया है, स्टार्टिंग हो चुकी है, मैंने रेस डाली है, थोड़ी सी अभी खड़ी है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे चलेंगे, भागेंगे. बेटे बैलेंस शीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. बी हैप्पी, be jolly, be cheerful.